हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज की जो एक क्लास रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे केवीएस पीआरटी के एग्जाम में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो 8638008832 आप इस नंबर पर मुझे अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं और टाइम टू टाइम आपके पास हमारी वीडियो जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, उसके लिंक्स टाइम टू टाइम आप लोगों के पास आ सके उन वीडियोस के। ठीक है, और नंबर तभी भेजना, एक बार जाके चैनल चेक करो, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको वीडियो समझ आती है, साइंस, ईवीएस, मैथ्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लेना एक बार। अगर आपको समझ आता है कि हाँ भाई इन सब चीज़ों से आपकी हेल्प हो सकती है, तभी भेजना, वरना मत भेजना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लेना साथ साथ में। ठीक है, वहाँ पे भी सारी अपडेट वगैरह, जितने भी आपके लेटर्स वगैरह होते हैं केवीएस रिलेटेड, वो सारे वहाँ पे हम टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जितनी पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट टीजीटी के लिए भी है, क्योंकि पीआरटी में तो 10 नंबर की रीजनिंग आती है, अगर बात करें टीजीटी की तो वहाँ पे आती है 40 नंबर की। और रीजनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि पीआरटी की रीजनिंग अलग है या टीजीटी की अलग है। सेम क्वेश्चन टीजीटी के रीजनिंग में भी आ सकता है, सेम लेवल का। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे रीजनिंग कम लग रही है, मैथ्स ज़्यादा लग रही है ना। मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, रीजनिंग का कम लग रहा है। तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के देने लगी है अब। मैथ्स इतना टफ नहीं देते, मैथ्स का बेसिक देते हैं रीजनिंग में, और रीजनिंग तो ये दोनों को प्लस करके सीबीएसई जो है केवीएस के पेपर में डाल रही है पिछले कुछ टाइम से। तो हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है और दिमाग में रखनी है ये चीज़ कि कम से कम मैथ्स का बेसिक जो है वो तो क्लियर होना चाहिए, अगर हमें 10 में से 10 नंबर लेने हैं अपने रीजनिंग के पार्ट में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आई होप आप सबने कॉपी पेन से ले ली होगी अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन सारे इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी में भी नीचे पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है ना। चलिए, अ सॉलिड ब्रिक ऑफ गोल्ड measuring 18 centimeter into 48 centimeter into 16 centimeter is melted and converted into a cubical shape. An edge of this new shape is equal to, अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ आपका क्या है। एक हमारे पास क्यूबिकल मतलब क्या कहते हैं, क्यूबॉइड शेप में, क्योंकि ब्रिक शेप में ना, सॉलिड ब्रिक शेप में हमारे पास एक गोल्ड होता है, उसको पिघलाकर हम किस में बदल देते हैं, हम बदल देते हैं क्यूब शेप में। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता होगा, और क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। जो ब्रिक होती है वो हमारी किसकी शेप में होती है, क्यूबॉइड की शेप में होती है। और अगर मैं बात आपसे करूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, तो वो होती है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर मैं वॉल्यूम आपसे पूछूं कि क्यूब की क्या होती है, तो वो हम सबको पता है, वो होती है ए क्यूब, यानी कि जो उसकी साइड होती है उसकी क्यूब। सिंपल सी बात है, इतनी चीज़ सबको पता होगी यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद पूछा है कि इसको पिघलाकर ये बना दिया है, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इसको पिघलाकर ये बना दिया है, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले इजिकल टू में आ जाएंगे, L इंटू बी इंटू एच इजिकल टू ए क्यूब। भाई इस चीज़ से इसको पिघलाया। सिंपल सी बात मान के चलो कि कोई भी एक पत्थर की चीज़ है, उसको तोड़ के रेत बना दिया हमने, ठीक है, और एक गिलास में डाल दिया, तो वॉल्यूम जो होगी दोनों की सेम ही होगी ना। ये रेत बन गया ये पत्थर, और यहाँ पे डाल दिया, तो वेट तो दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम जो है दोनों की सेम होगी, वो चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो सिंपल सा क्या किया है कि क्यूबॉइड से क्यूब बना दिया, तो वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही रहेगी। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी वॉल्यूम को, हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 48 इंटू 16 इजिकल टू ए क्यूब। ए क्यूब क्यों? क्योंकि वो जो है उन्होंने क्यूब शेप में बदल दिया, और पहले क्या थी, वो थी पहले क्यूबॉइड शेप, ब्रिक की शेप में थी। तो सिंपल सा जब हमने ये मल्टीप्लाई किया 18 इंटू 48 इंटू 16, तो हमारा आंसर आता है 13,824 इजिकल टू ए क्यूब। तो सिंपल सा ये देख लो भैया, ये चारों ऑप्शन में से ये जो ये वाला आंसर है ये किसकी क्यूब है। अगर 20, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अगर 24 की मैं क्यूब देखूं करके, तो लो जी पहले वाले में ही आंसर आ गया। जब मैंने 24 की क्यूब की है तो वो 13,824 आ रहा है, तो इसका आंसर 24 हो गया। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा के वो स्टार्ट कर दो। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि पहले ऑप्शन से स्टार्ट करो। तो अब इसमें हमने क्या किया है, हमने ऑप्शन से आंसर निकाला है। या तो फिर ये कर लो कि भैया तुम्हें याद होना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि इसकी क्यूब को कैसे सोल्व करते हैं, जो कि एक टफ चीज़ है। तो मैंने यहाँ तक तो बता दिया आपको कि 13,824 कैसे आया, सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई करके, और उसकी ए क्यूब निकालनी है हमें। ठीक है, तो किस इनमें से किस नंबर की क्यूब जो है वो 13,824 आएगी, उसका आंसर हो गया 24। बोलो समझ आया कि नहीं आया।
भाई लास्ट में ना एक ज़रूर फीडबैक देना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन समझ आए हैं, कितने नहीं आए हैं, ठीक है, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को फिर से अलग, मतलब इस टॉपिक पे एक अलग से ही प्रॉपर फिर सारे 10-15 क्वेश्चन ऐसे ले लूँ और उस पर ही एक बना दूँ। आज तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सोल्व कर रहे हैं। समझ आ गया जी, सिंपल सा 24 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका डायरेक्शन का, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। और डायरेक्शन के क्वेश्चन में मैं आप सबको बता दूं कि आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, और आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं आपका राइट क्या है और लेफ्ट क्या है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें, एक तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी आपको अच्छे से और आपका राइट और लेफ्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग नियर अ क्लॉक टावर। तो ये क्लॉक टावर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक आदमी खड़ा है। ही मूव्स साउथवर्ड्स टू रीच अ पॉइंट पी 8 किलोमीटर फ्रॉम द क्लॉक टावर। यहाँ से वो साउथ की तरफ चलता है। मैंने बताया था ना आपको, मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि साउथ जो है नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ चलता है कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद वो वहां पे एक पी पॉइंट है, वहां पहुंच जाता है। अब ये उस पी पॉइंट से राइट टर्न करता है। अब बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि राइट ये वाली साइड होगी या राइट ये वाली साइड होगी। एक बार साउथ की तरफ, ऐसा सोचो कि आप साउथ की तरफ चल रहे हो, तो साउथ की तरफ मुंह कर लिया करो अपना, नीचे सोच के चलो, सोच के किधर है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये राइट होगा आपका और ये लेफ्ट होगा। तो फिर कहता है कि वो ही टर्न्स राइट देन मूव 6 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट क्यू। फिर वहां से राइट टर्न लेता है और एक क्यू पॉइंट पे पहुंचता है, कितना, 6 किलोमीटर चल के, ठीक है। वहां से फिर राइट टर्न लेके एक पॉइंट पे पहुंचता है, कितने पे, 6 किलोमीटर चल के क्यू पे पहुंचता है। क्यू से वो फिर राइट लेता है और फिर राइट लेके वो 10 किलोमीटर जाता है एक पॉइंट पे। पॉइंट होता है क्यू के बाद पॉइंट है आपका आर, एक आर पॉइंट पे पहुंचता है, 10 किलोमीटर फिर से चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर फिर से चलता है। यहां से चल रहा था तो राइट इसका ये बना, अब राइट इसका ये है तो राइट हाथ इधर ही रहेगा, फिर राइट चला तो राइट इसका ये बना, आर पॉइंट पे आ गया 10 किलोमीटर चल के। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड रीचेज अ स्पॉट एस 6 किलोमीटर। वो फिर से राइट लेता है यहाँ से और फिर से जो है एक पॉइंट पे पहुंचता है, एस पॉइंट पे 6 किलोमीटर चल के, ठीक है। अब उनसे ये पूछा है कि हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द क्लॉक टावर, मतलब क्लॉक टावर से वो कौन सी डायरेक्शन में कितनी दूर है, सिंपल सा ये बताना है, वह कितनी दूर है और किस दिशा में क्लॉक टावर से है। तो यहां से पहले तो यहां का निकालना है कितना है, ये सिंपल सा 2 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो है ये 10 किलोमीटर है और ये जो है ये 8 किलोमीटर है, तो 10 - 8 = 2 आ गया यहाँ पे सिंपल सा। और यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में है, जब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन 2 किलोमीटर, यानी कि सेकंड। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मेरे को नीचे ज़रूर बताना, मैं फिर से करा दूंगा। इवन दो अगला जो रीजनिंग का हमारा, जब भी मैं क्लास लूँगा रीजनिंग पे, हमारा यही रहने वाला है, जो हमारी डायरेक्शंस होती है, इसी पे 10-15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें और अच्छी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो है डायरेक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आप साउथ में चल रहे हैं तो आपका राइट जो है ये होगा और आपका लेफ्ट जो है ये होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग जो है वेस्ट में चल रहे हैं तो आपका राइट ये होगा और आपका लेफ्ट ये होगा। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप राइट, और अगर आप वेस्ट की तरफ इधर जा रहे हैं और वेस्ट से अगर फिर आप, क्योंकि इस पॉइंट पे आ गए, तो अगर मैं कहूँगा वापस जाना है तो वापस आप ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो ईस्ट में आपका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत कर देंगे, क्योंकि आप अलग दिशा में चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओड वन आउट करना है। 4 कलर्स लिखे हुए हैं, उनमें से एक कलर जो है उसको ओड वन आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है और बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। वैसे मैं सिंपल सा आंसर बता देता हूँ इसका आंसर है व्हाइट। लेकिन इसका आंसर व्हाइट क्यों है ये बता देता हूँ मैं। रेड, येलो और ब्लू जो है वो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ओके, ये हमारे प्राइमरी कलर है, रेड, येलो और ब्लू। लिख लो चाहे इस चीज को। तो जब 3 प्राइमरी कलर दिए हुए तो चौथा क्या बचा, व्हाइट बचा, ओड वन आउट हो गया, सिंपल सा। उसके बाद जो सेकेंडरी कलर है वो होता है हमारा ऑरेंज, ग्रीन और उसके बाद वॉयलेट कलर। ये हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं।
तो भैया ये प्राइम कलर्स याद रहने चाहिए। 3 प्राइम कलर्स हैं हमारे, रेड, येलो और ब्लू। और सेकेंडरी कलर की अगर बात करूं तो वो है हमारे ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। याद रख लो इस चीज को। इस चीज पे आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवीएस में आए, कहीं और टकरा जाए क्वेश्चन, तो सिंपल सा ओड वन आउट कर देना कि ये है। इवन दो अगर व्हाइट की जगह ऑरेंज लिखा होता या कोई और भी कलर लिखा होता तो उसका आंसर यही होता। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी होता और वो सारे प्राइमरी होते। और अगर 3 ऑप्शन ये आ जाए, ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, और उसके साथ ब्लू आ जाए, तो फिर ब्लू आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कलर है और ये तीनों सेकेंडरी कलर है। आई होप ये तो चीज सिंपल सी, भाई जिन्हें पता थी उनको आंसर पता होगा, जिन्हें नहीं पता थी वो आज सीख लिया उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। जब ओड वन आउट का एक सेशन लेंगे हम, उसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन लेंगे और ऐसी 4-5 सीरीज रखेंगे ओड वन आउट की, उसमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को भी बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप ग्राफ बना लो, यहाँ पे डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व करो, और दूसरा तरीका है कि इसको ना आप अपने पे ले जाओ, अपने घर पे ले जाओ कि इंदर इंदर मैं हूं, सहज सहज मैं हूं, या इस तरीके से करके अगर आप करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। उसमें आप कॉपी पेंसिल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग डायग्राम की हेल्प से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अब डायग्राम की हेल्प से मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि भाई मेरे को आपकी फैमिलीज का तो पता नहीं है कौन कैसे क्या है। डायग्राम से करते हैं। इंदर इज अ मैन। इंदर जो है एक मैन है। मैन का हमेशा बॉक्स बनाओ, और जो फीमेल होती है उसका हमेशा क्या बनाना है? सर्कल। तो आपको पता रहेगा कि ये सर्कल वाला जो है वो फीमेल है और बॉक्स वाला जो है वो मेल है। तो सहज इज अ वुमन। सहज मदर, यानी कि सहज की जो मदर होगी, सहज की जो मदर है ये सहज हो गई। ठीक है, इसकी जो मदर होगी तो वो भी सर्कल में आएगी क्योंकि लेडी है। मदर इज डॉटर ऑफ इंदर्स मदर सिस्टर, मतलब कि ये भी किसी की, जो इसकी मम्मी है वो भी एक महिला की बेटी है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? सहज मदर यानी कि सहज की मदर इज डॉटर, ये भी तो फिर ये बोल दिया ना, ये भी डॉटर है किसी की। इज डॉटर तो इनकी डॉटर है। ऑफ इंदर्स मदर सिस्टर, मतलब कि ये जो इंदर होगा ये इनका बेटा है। इंदर यहां पे बॉक्स बना दिया मैंने। इंदर ये क्या है? ये सन है किसका? इनका। और ये किसकी बहन है? ये बहन है इनकी। और इनकी बेटी कौन है? इनकी बेटी है सहज की मम्मी। सहज की जो मदर है वो इनकी बेटी है। बात समझ आ रही है? डायग्राम समझ आया सिंपल सा, कि इंदर की जो मम्मी है, इंदर की मम्मी की बहन की बेटी है सहज। ये एक डायग्राम इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, और इसको आप अपनी फैमिली पे भी ले सकते हैं। मैंने तो ये क्वेश्चन जब सोल्व किया था, मैं बताऊं आपको, मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, मैंने अपनी फैमिली पे लिया था कि भाई मैं हूं इंदर, मेरी मम्मी की बहन मैंने सोच ली कौन है, ठीक है, सुनीता आंटी है। उनकी बेटी मैंने सोच ली कौन है, एक पूनम दीदी है। और उनकी जो बेटी होगी वो मेरी क्या लगेगी? तो वो मेरी क्या लगेगी? वो मेरी लगेगी नाइस। यही क्वेश्चन में पूछा, वो मेरी भतीजी लगेगी, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप, जैसे मैंने कहा है, आप अपने घर में रिलेशन जोड़ लेंगे ना इस तरीके से, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मेरे को आपके घरों का नहीं पता है तो मैं नहीं बता सकता। तो मेरी आपसे सजेशन है कि अगर आप घर पे रिलेशन नहीं जोड़ सकते तो इस मेथड से कर लेना, और अगर आप घर पे रिलेशन जोड़ सकते हो तो घर वाला रिलेशन जोड़ना सबसे बेस्ट होता है, और आंसर उसमें सटीक आता है, क्योंकि हमें रिश्ते बहुत जल्दी पता होते हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है। सोच के देखना इस वाले क्वेश्चन को अपने घर के रिलेशन पे, आप एकदम से आंसर कर देंगे। ठीक है, और अगर इसमें डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो जब इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, जब 10-15 क्वेश्चन हम डायग्राम से करेंगे तो वो चीज़ भी हमारी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपका डिक्शनरी से है, इंग्लिश डिक्शनरी से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 5 वर्ड दिए हुए हैं, होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग और हीटिंग। अब इन पांचों में से बोला है कि इन पांचों में से डिक्शनरी को अगर हम देखा जाए तो थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा? इफ वी अरेंज दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर, तो थर्ड प्लेस पे इनमें से कौन सा आएगा? तो भाई देखो, जो ये एच है, सब में एच है, यानी कि सारे पहले। और इसमें बता दूं, आप ना अल्फाबेट्स भी जरूर लिख लेना अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। वैसे इसमें अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप ABCD करके लिख लेना। उसके बाद ई ओ, ये ओ वाला तो फिफ्थ हो गया, सिंपल सा। समझ आ गया कैसे आया ये फिफ्थ? क्योंकि ई सारी पहले आएंगी, ओ बाद में आएगा, तो सिंपल सा फिफ्थ हो गया। फिफ्थ तो हमें पता लग गया कौन सा है इनमें से। अब ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, तो हमें ये भी पता लग गया कि ये सारे जो है सेकंड हो सकते हैं। उसके बाद एल, ए। अब ए वाले एल से पहले आएंगे, तो हमें पता लग गया कि हेल्पफुल जो है वो है हमारा फोर्थ। ठीक है, क्योंकि एल आया है तो ए के बाद आएगा ना एल, तो हमें तो पहले से लेके चलना है। अब HE यहाँ पे, HEA यहाँ पे, HEA यहाँ पे। उसके बाद L है, यहाँ पे L है और यहाँ पे T है। तो हमें पता लग गया कि भैया थर्ड जो है वो हमारा T वाला है,
यानी कि हीटिंग इसका आंसर हो जाएगा। 30 तो पूछा था उन्होंने, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई जी? क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, समझ आई चीज? हीटिंग एस कैसे आंसर होगा इसका? क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं ना। ओ निकाला हमने सबसे पहले, क्योंकि ओ तो लास्ट होगा, ई था सब में तो फिफ्थ आ गया। फिर हमने ई के बाद एल निकाल दिया, क्योंकि सब में ए था तो यहाँ एल आया था, तो हमने फोर्थ कर दिया। अब यहाँ पे सारे एच ई ए था, उसके बाद यहाँ तो एल है, यहाँ भी एल है, लेकिन यहाँ पे टी है, तो टी वाला जो हो गया वो थर्ड हो गया। इसका आंसर हीटिंग हो गया। ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा है बहुत ही। अगर इसमें फिर ये पूछते कि आप इसको 1 2 3 करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आप वैसे भी जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछते फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ आप होपफुल बता, फोर्थ आप हेल्पफुल बता सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं डिक्शनरी के ज्ञान से। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया सिंपल सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में, उसको जरूर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मैथ्स में भी पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है। ये है क्यूब का क्वेश्चन, और आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने में पसीने छूट जाते हैं और आप गड़बड़ कर देते हैं। आज फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं इसका, सिंपल सा, वो फॉर्मूला याद कर लेना। आज के बाद किसी भी, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा आ जाए, यहाँ पे कुछ भी लिखा आ जाए, कोई भी नंबर, आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल साइड। एक क्यूब है, यहाँ पे मैं क्यूब बना देता हूँ छोटा सा समझाने के लिए, ठीक है ना। ये क्यूब बना दिया मैंने, ये सारी साइड से जो है पेंट किया हुआ है, किससे? रेड कलर से। और इसकी जो क्यूब की साइड है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है आपको पता होगा, तो क्यूब की जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा बड़ा बना के समझाता हूं मैं आपको। ये जी एक क्यूब है, ठीक है। अब इसको सारा रेड कर दिया, ये जितनी भी साइड है इसकी सारी रेड कर दी, और इसकी जो साइड है ना वो सारी कितनी है? 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, और 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तीनों चीज जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब ये कहते हैं इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स। इसको कट कर दिया स्मॉलर क्यूब्स, किसके? दो ऑफ ईच 2 मतलब 2 सेंटीमीटर की उसमें। तो हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब्स हैव 1 और मोर साइड पेंटेड? मतलब कि जब हम इनको काट देंगे, 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में बदल देंगे, जो छोटे छोटे क्यूब हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जिसपे एक साइड या एक से ज्यादा साइड पेंटेड होगी? क्योंकि चारों 6 की 6 जो 6 साइड है ना इसकी, 6 की 6 साइड हमने रेड पेंट की हुई है पहले से। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है 1 का, ऐसा आ जाता है कि 1 साइड पेंटेड, ऐसा आ जाता है 1 और 2 साइड पेंटेड, 1 और मोर साइड पेंटेड। इस तरीके से क्वेश्चन आपका जो है बन जाता है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर एक भी साइड पेंट है तो ऐसी कितनी है? 1 साइड हो, 2 साइड हो, 3 साइड हो, 4 साइड हो, ऐसी कितने 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनेंगे। इसको हमने काट काट के ऐसे बदल लिया 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में। अब मैं बता देता हूँ हमें पता कैसे लगेगा कि 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब कैसे करेंगे। भाई ए क्यूब आंसर इसका वो होता है वॉल्यूम, तो ए क्यूब जब हम 8 सेंटीमीटर वाले करेंगे तो 512 आएगा, और जब हम 2 सेंटीमीटर वाले के करेंगे तो इसका आएगा 8, और जब 8 को मैं 512 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 64। ठीक है, आंसर आएगा 64। तो 64 कुल क्यूब डिवाइडेड हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर वाले क्यूब से। जब हम 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनाएंगे तो 64 क्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ आई मैंने कैसे किया? मैं फिर समझाता हूं। मैंने 8 सेंटीमीटर वाले क्यूब की वॉल्यूम ले ली, 8 इंटू 8 इंटू 8, जो कि 512 आ गई। सिंपल है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान से समझना। और फिर जिसमें हम डिवाइड करने वाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, वो आ गई 8। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है ना हमें इसको सबको। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरी 8 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनेंगे 512 में से? तो सिंपल सा है ना, 512 से 8 को डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 64। यानी कि हमारे जो क्यूब आ रहे हैं वो आ रहे हैं 64, सिंपल से। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो गए? 64 क्यूब्स हो गए, जो कि 8 सेंटीमीटर वाले क्यूब से 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में जब हम चेंज कर रहे हैं। अब ये बताना है कि 64 में से कितने क्यूब 1 और मोर, एक या उससे ज्यादा साइड पेंटेड है, क्योंकि 64 वाला जो 8 सेंटीमीटर वाला क्यूब था वो चारों तरफ से 6 की 6 तरफ से रेड पेंट से पेंटेड था। ठीक है जी, बात समझ आ गई इतनी? अब इसको यहां भूल जाओ, मैंने इतना बता दिया ना 64 वाला, अब इसको भूल जाओ, 64 डिवाइड हो गए। अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं बस वो फॉर्मूला याद रखना है, उससे आप हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि यहाँ क्या डिजिट है और यहाँ क्या डिजिट है, कुछ भी है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हर तरह के क्वेश्चन कर देंगे आप। अब समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं। एक तो होता है इसका
मैं आपको ग्राफ बना के पूरा प्रेजेंटेशन बताऊं ऐसे ऐसे करके, उसमें क्या होगा, वो चीज़ अगर लाइव है तो शायद ज़्यादा समझ में आ सकती है। मैं इंटरनेट के थ्रू या यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को मैं रहने देता हूँ, मैं आपको आता हूँ फॉर्मूले वाले पे। तो भाई 64 डिवाइडेड है। अब इस 64 को निकालने का एक और तरीका है, साइड ऑफ बिग क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा हमारा n। हमें n निकालना है। जो हमारे फॉर्मूले बेस्ड होंगे ना, वो सारे किस पे बेस्ड होंगे, वो n पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हमें n निकालना है। अब n निकालने के लिए साइड ऑफ बिग क्यूब क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख लेंगे। और डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख लेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ये चीज़ समझ आ गया, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो जब n की वैल्यू 4 आ गई तो ये लिखते रहना, जो फॉर्मूलेज में लिख रहा हूँ ये सारे लिखते रहना अपनी कॉपी में, जो नोट्स बना रहे हैं आप रीजनिंग के। n की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा n क्यूब। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n क्यूब। तो अब मैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक से कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बनेंगे वो निकाल सकता हूँ। तो n क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या हो गया मेरा 64। तो वही 64 आंसर आ गया ना, सिंपल सा। या तो हमने वॉल्यूम को डिवाइड किया था दोनों तरफ से तब आंसर निकाला था, या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि सिंपल सा पहले n निकाल लूंगा। n निकालने का फॉर्मूला है साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। उससे मेरा n आ गया, और n निकालने के बाद मैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नंबर रख लो, आपके नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे, जो कि मेरे 64 आ गए, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी कर ली थी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक या एक से ज़्यादा पेंटेड साइड का निकालना है हमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ आएगा, आप इसको एक एक मिनट में कर देंगे इस क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला होता है 0 साइड पेंटेड निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 की क्यूब। ये लिख लेना भाई। एक साइड पेंटेड निकालने का फॉर्मूला होता है 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर। 2 साइडेड निकालने का फॉर्मूला होता है 12 n-2। और 3 साइड का फिक्स होता है कि 8 होंगी। क्यों होंगी 8? ये फिक्स होता है हमेशा कि 3 साइड जो पेंटेड होगा क्यूब, वो क्यों 8 होगा, क्योंकि जब आप एक क्यूब देखते हो तो उसकी 8 साइड होती है, 8 एजेस जो है ना क्यूब की, वो 8 होती हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि फेसेस 6 होते हैं, जो आपकी कॉर्नर है वो 8 होते हैं, और एजेस जो है वो 12 होती है। एजेस होते हैं किनारे, और कॉर्नर जो है, सॉरी मैं एजेस बोल दिया था, जो कॉर्नर है वो 8 होते हैं क्यूब के, तो वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो 8 के 8 क्यूब, 3 साइड क्यूब जो ये होंगे ना, कोने होंगे, वो 3 साइड होते हैं। ये फिक्स होता है कि 3 साइड वाले तो हमेशा 8 ही होंगे। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में लिख लेना जैसे करना है। यही है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, n की वैल्यू आ गई थी हमारी 4। उसके बाद कहता है कि 1 और मोर, यानी कि एक से अधिक देखने हैं। तो 1 का फॉर्मूला क्या था, 1 का फॉर्मूला था 6 n-2 का स्क्वायर। मेरे पास 6 है, n कितना था 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 4 = 24। तो 1 वाले कितने आ गए हमारे पास, 1 वाले आ गए जी 24। अब 2 वाले देख लेते हैं, क्योंकि एक या एक से अधिक बोला है ना उन्होंने। तो 2 वाले का फॉर्मूला क्या था, 12 n-2। तो यहाँ 12 n-2 कितना हो गया, 4 - 2 यानी कि 2। 12 × 2 = 24 अगेन। तो 2 वाले भी कितने हो गए, 24 हो गए। और 3 का मैंने बताया हुआ है कि 3 के फिक्स रहते हैं 8। अब इन तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 56। 24 × 24 सॉरी 24 + 24 48 + 8 56 आंसर हो गया। किसी भी तरीके का आंसर निकाल सकते हैं आप उन फॉर्मूलों से। n को निकालना है आपको पहले, सिंपल सा n निकालने का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको। और अब निकाल के देख लेना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो आपके पास, या कोई सीरीज करके देख लेना, गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये सिंपल से फॉर्मूले लगा देना, आपके आंसर आ जाएंगे हर तरीके के। इवन कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये ना पूछ के ना सिर्फ ये पूछ लेता है 1 साइड पेंटेड, तो 1 साइड पेंटेड का आंसर हो जाएगा 24, उसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। 2 साइड पेंटेड पूछ सकते हैं, 2 साइड पेंटेड का आंसर हो जाएगा 24। 1 और 2 साइड पूछ सकते हैं, उसका आंसर हो जाएगा 48, क्योंकि 24 + 24। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 0 साइड पेंटेड, तो 0 साइड पेंटेड का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, n-2 की क्यूब। अगर 0 साइड पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला है n-2 की क्यूब। n कितना था हमारे पास, 4 - 2 की क्यूब, यानी कि
2 की क्यूब हो गया 8, उसका आंसर हो जाएगा 8। कि एक भी नहीं रंगा हुआ है जो अंदर है, जो इस क्यूब के अंदर है, बिल्कुल एक भी नहीं रंगा हुआ है, उसका फॉर्मूला ये है, उसका आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है ना तो एक बार 2-3 बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आप इस तरीके का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आज के बाद लाइफ में। चले जी नेक्स्ट पे, क्योंकि लंबी हो रही वीडियो, मुझे टाइम खराब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ये क्वेश्चन आया था, ये सीरीज के टाइम पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था करने के लिए एज अ होमवर्क, और ये बड़ा ही बेतुका और अजीब सा क्वेश्चन था। मुझे नहीं पता इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ने केवीएस के एग्जाम में क्यों दिया, ठीक है। अगर आप लोगों का आंसर आ गया था उस टाइम पे तो आंसर नीचे बता दो क्या था 1 2 3 4 में से, मैं इसको सोल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ जिनका नहीं आया था। PRINCESS, प्रिंसेस लिखा है, प्रिंसेस को इन्होंने किस में चेंज किया है, ECINRPTU, इसमें चेंज किया है, ठीक है। और हमें फिर स्पाइस जेट को यानी कि SPICEJET को चेंज करना है क्वेश्चन मार्क में, हमें पता नहीं है किस चीज में, ठीक है, हमें चेंज करना है उसमें। तो पहले हम देख लेते हैं इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। भाई इन्होंने क्या किया है कि ये जो R है ना, ये इन्होंने पीछे की साइड यहाँ 4th पे लिख दिया है, तो ये जो हम P है ये भी हम क्या करते हैं यहाँ 4th पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये P यहाँ जाएगा, सॉरी ये R जो है यहाँ जाए, मतलब ये वाला P यहाँ जाएगा क्योंकि ये R इनका यहाँ था, और ये P जो है इन्होंने यहाँ कर दिया है, यानी कि फर्स्ट वाला यहाँ पे थर्ड लास्ट कर दिया, तो यहाँ पे ले आएंगे हम इसको S को। भाई रीजनिंग देखो ऐसे ही होती है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ कि कैसे सोल्व हुआ है। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ मैं इसको, लेकिन हाँ सोल्व कैसे किया है वो ज़रूर बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल मेरा तरीका यही है करने का। उसके बाद इन्होंने देखो ये I जो है एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो हम भी इस I को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। इन्होंने N एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो हम भी C को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। वही वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा होगा वही फॉर्मूला लगाना है हमें सेम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है C, तो C को लिखा है इन्होंने यहाँ पे, तो हम भी क्या करते हैं E को लिख देते हैं हम यहाँ पे, E को यहाँ लिख दिया। फिर इन्होंने इस E को लिखा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं J को लिख देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ ले आए। सिंपल सी बात आ गई भाई समझ में, इतना बन गया हमारा, ठीक है ना। JEIC देखो आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, हम सही ट्रैक पे हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है S से गए T पे, तो S से जब T पे जाओगे आप, आपका +1 हो रहा है, S के बाद T आता है, और S के बाद गए फिर आप U पे यानी कि +2, STU यानी कि +2 कर रहे हैं। तो E से जब मैं +1 करूँगा तो मैं आ जाऊँगा F पे, और जब मैं T से +1 करूँगा +2 करूँगा सॉरी, तो मैं आ जाऊँगा V पे। तो JEICPSFV मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी मेरा आंसर, दिस वन, यानी कि D ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। रीजनिंग इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस, हमें बस वो देखना है कि किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। ये क्वेश्चन करने में मुझे भी समय लगा था, जब मैंने उस टाइम सीरीज वाले टाइम पे किया था तो मैं भी इसमें थोड़ा सा फंस गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं ये 10 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे 5 मिनट कुछ समथिंग मैंने टाइम देख के किया था, 5 मिनट कुछ में मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे यहाँ पे, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन मेरे को पहले से आता था क्योंकि मैं पहले कर चुका था। तो हम भी कोशिश करेंगे कि पेपर में 10 से पहले 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि हम और बाकी बचा हुआ टाइम मैथ्स को दे सकें, क्योंकि हमारी रीजनिंग हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इस टाइप और पैडागोजी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो जहाँ टाइम बचेगा हमारा, हम वो अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, साइंस में और मैथ्स में टाइम दे सकते हैं, ताकि हम 150 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही कम टाइम आपको लगेगा, ठीक है ना। और मैं तो कह रहा हूँ 10 मिनट मान के चलो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना। चलिए आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जो रिलेशन मैंने बताया नहीं समझ आया, फिर से जाके देख लेना और क्वेश्चन करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। What is related to 3, 4, 5 in the same way as 1, 2, 3 are related to 1, 4, 9? सिंपल सा है, 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इनका हमको तीनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का क्या हो गया 16, 5 का क्या हो गया 25। इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल सा है। तो ये तो हमने इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी नंबर सीरीज में, तो आपने एकदम पकड़ लिया हुआ है ना। नंबर सीरीज में भी हमने इस तरीके की बात की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9th।
अब भैया क्वेश्चन नंबर 9 है मिरर इमेज का, ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिरर इमेज का। अब मिरर इमेज करते हैं बच्चे गलत। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, इसमें मैं आपके 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ आप लोगों को कि लाइफ में आज के बाद आप मिरर इमेज गलत नहीं कर सकते। एक काम करो, जो ये मिरर इमेज है ना, इसको भूल जाना, इसको भूल जाओ। ये जो मिरर इमेज है इसको अपनी कॉपी पे अभी के अभी बनाओ, ऐसा ऐसे करके जैसे भी बनी हुई है, और थोड़ा डार्क बनाना ताकि पीछे जो है इसका मतलब प्रारूप आ जाए, ये छप जाए पीछे की तरफ। जल्दी से बनाओ, एक बार फटाफट बना दो इसको, थोड़ा सा डार्क करके बनाना, बनाओ इस वाली चीज़ को बनाओ जल्दी। आपकी मिरर इमेज के आंसर करने के तरीके बताता हूँ मैं, कभी लाइफ में गलत नहीं हो सकते, और मैक्सिमम 10 सेकंड में आंसर बना लिया सबने। अब आंसर दे दो खुद। अब आंसर कैसे देंगे, उसको पेज को पलट लो। अब उसको पेज को पलटते ही जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना पीछे, वो आपका आंसर है। अब बता दो मेरे को क्या आंसर आया। आपने बना ली होगी सबने, थोड़ा डार्क करके बनाना है, इसीलिए मैंने कहा था कि कॉपी पेंसिल लेके बैठनी है आज। डार्क करके बनाओ थोड़ा, जिसने नहीं बनाई है फिर से बनाओ, और उसको बनाने के बाद उसको पेज को पलट लो, और जो पलट के जो भी आपको दिख रहा है ना, वो आपकी मिरर इमेज है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि सी जो है वो ऐसे बनेगा, डी जो है वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या ए जो है वो आपका कैसे बनेगा। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ में। सिंपल सा जो भी दिखाई दे रहा है ना, उसको ड्रॉ कर लो और उसको पलट लो, और ड्रॉ थोड़ा सा टाइट करो ताकि वो पीछे की जो मतलब दिखे वो आपको थोड़ा सा विजिबल हो। आंसर आ गया ना सबका, ये आंसर है इसका। करके देख लेना ये चीज़। इससे ज़्यादा मिरर इमेज में मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। ये वाली चीज़ भी हम सोच सकते हैं कि भाई सी इधर है लगा हुआ है, ये कर लो, डी कर लो। दुनिया आपको पता नहीं कैसे पढ़ाती है। मैंने जो तरीका बता दिया आपको, ये मिरर इमेज के लिए बेस्ट है, ये वाटर इमेज के लिए बेस्ट है। वाटर इमेज आती है वो भी सेम तरीके से होगी। ये हम ऐसे करके देख रहे हैं, वाटर इमेज हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो जब आप पलटोगे ना उसको पलट के एक बार फ्लिप कर लेना। अगर यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर लाइव क्लास हो ना, अगर आप सामने बैठे हुए हो ना मेरे, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सामने बैठे हो, तो मज़ा ही अलग है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको मिरर इमेज बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि आंसर कैसे आता है। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लें। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें बोला हुआ है कि एक इमेज है सर्कल, उसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, और फिर ये दे दी, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है। तो बोला है कि जैसे ये है ना, ऐसे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सिमिलर है, इसके सिमिलर बताना है। ठीक है ना, सेम सम रिलेशनशिप बताना है जो सिमिलर उसमें होगा। रिलेशनशिप जो है वो सिमिलर चाहिए। तो भाई पहला जो है वो स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, और यहाँ रेक्टेंगल बना हुआ है। नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो अंदर बना हुआ है ना वो बाहर बनाओ बड़ा होके। अगले वाला है सर्कल बना हुआ है, सर्कल में कोई ऐसी मंदिर जैसी एक प्रतिमा बनी हुई है 5 साइड की, फिर सर्कल बना हुआ है, सर्कल से सर्कल आ गया, ये भी गलत। उसके बाद सर्कल बना हुआ है, अंदर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे आपका बना हुआ है रेक्टेंगल या स्क्वायर मान लो उसको, ये भी गलत। लास्ट वाला बचता है, बाहर ट्राइंगल है, अंदर सर्कल है, और बाहर क्या बना हुआ है, सर्कल। हाँ, अंदर वाला यहाँ पे आ गया, डी आंसर हो गया इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो सबने कर लिया होगा आपने। तो भैया ये है। और अब ये बताओ मेरे को, क्या 10 में से 10 नंबर लाने रीजनिंग में मुश्किल है? ये वो रीजनिंग कराई है मैंने जो आपकी आ चुकी है, जो आपकी एग्जाम में आई हुई है। ऐसे ही कहीं से नहीं कराई मैंने ये रीजनिंग वो कराई है जो आपकी एग्जाम में आई है। सो फ्रेंड्स, आई होप, देखो टाइम तो थोड़ा लग गया, और ये क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ 6 से 7 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कर लोगे आप 6 से 7 मिनट में, फटाफट, क्योंकि आपको आती हैं चीज़ें। देखो, अगर उसको फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया आपको क्यूब वाले का, अगर उसका फॉर्मूला पता है तो आपको इसमें घुसना ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं दिमाग में, अच्छा बीच वाले बच जाएंगे, अच्छा ये वाले तो ये 3 साइड होगा, ये 2 साइड होगा, ये 0 साइड हो। नहीं करना है वो। मैं कह रहा हूँ कि 8 सेंटीमीटर की जगह अगर 15 सेंटीमीटर आ जाए, बड़ा क्वेश्चन हो जाए, तो फिर फंस जाओगे उसमें आप। ये तो 4 साइड वाला है, मैं कह रहा हूँ 10 साइड वाला आ गया, तो नहीं फंसना है ना उस चीज़ में। फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा लगाओ और आंसर करो। ये है भाई आज का रीजनिंग का सेशन। ऐसी सेशन आगे भी आते रहेंगे। देखो, बच्चे कहते हैं सर मैथ्स करा दो, सर रीजनिंग करा दो, सर ये करा दो, सर वो करा दो। भाई कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लास नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एटलीस्ट डेली मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ, डेली पूरी कोशिश रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हम 10 में से 10 नंबर अपने लाएंगे इस बार भी रीजनिंग में। और मैथ्स की कोशिश करेंगे कि मैथ्स का हमारा जो टारगेट रहेगा वो +18 का रहेगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।